हेलो बच्चों। कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया हो, राइट। तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कुछ डाउट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो बच्चों के जनरली कारो 2020 में आते हैं। नाउ कारो 2020 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल ऑडिट। और इस टॉपिक में मैंने देखा काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करके कि कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं जो बच्चों के अंदर हैं। तो दोज डाउट्स आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी को लेकर कुछ डाउट्स होता है, फिर एक स्मॉल कंपनी के साथ उसको कोरिलेट करके कैसे देखना है एप्लीकेबिलिटी को, उस चीज़ में डाउट्स हैं, और रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग भी एक आधा डाउट है। ठीक है, तो लेट अस सी वन बाय वन। अगेन वीडियो को लाइक करना है कि नहीं तुम्हारे ऊपर है बॉस। अगर तुमको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, शेयर करना, लगता है अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया तो मत करना। अब देखना एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज़, जब हम कारों की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो जो वहाँ लिमिट्स दी हुई है ना पेड अप शेयर कैपिटल की, रिजर्व्स की, तो वहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेबिलिटी के अंदर की पार्टिकुलरली जो पेड अप शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स है दैट शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर ऑन द बैलेंस शीट डेट। लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि बैलेंस शीट डेट कब का देखना है, करंट ईयर का देखना है या प्रीवियस ईयर का देखना है। सो दैट इज वन ऑफ द कंफ्यूजन द स्टूडेंट हैज। तो देखना लॉ के हिसाब से अगर कहीं भी प्रीवियस ईयर नहीं दिया रहता तो आप करंट ईयर लेके चलते हो। सो दैट इज वाई, क्योंकि वहां प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ है, आप करंट ईयर के ही लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? करंट ईयर के लेके चलोगे। यानी जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो उसी साल के 31 मार्च का आपको लिमिट्स देखना है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, सरकारों में बोली गई है कि पार्टिकुलरली स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता सर? स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। अब स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? स्मॉल कंपनी का जो परिभाषा है वो है कि स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसका टर्नओवर 40 सीआर से ज्यादा नहीं है और पेड अप शेयर कैपिटल 4 सीआर से ज्यादा नहीं है। क्या दिया हुआ है बेटा? टर्नओवर 40 सीआर से ज्यादा नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 सीआर से ज्यादा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जहां टाइम पास होता है, टीपी। तो टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 सीआर एंड फिर जीरो हटा दो, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 सीआर। अब ये जो लिमिट्स देखनी है ना बेटा अपने को, वहां क्लियरली दिया हुआ है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। क्या देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। तो अब जब आप देखोगे कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के लिमिट्स देखोगे, और जब आप देखोगे कारो एप्लीकेबल है कि नहीं, आप करंट ईयर के लिमिट्स देखोगे। समझ में आया? सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो पार्टिकुलरली अगर प्रीवियस ईयर का डाटा दिया ही नहीं है, खाली करंट ईयर का डाटा दिया है, तो आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली आपको वो स्मॉल कंपनी वाला एंगल बाहर रखना होगा और आपको सिर्फ बाकी कंडीशंस चेक करने होंगे। दूसरी चीज, सर जो कारो है, कारो कारो का एप्लीकेबिलिटी स्टेटस क्या है? मतलब एक बार एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल है या ईयर ऑन ईयर चेक करना है? तो देखना पुराने कारो 16 में क्लियरली लिखा हुआ था कि कारो एक बार एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल है, बट कारो 20 में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब अपन ईयर ऑन ईयर एप्लीकेबिलिटी चेक करके चलेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, सर रिपोर्टिंग में एक बहुत बड़ा डाउट आता है। क्या डाउट आता है? सर कारों में किसी क्लॉज में कुछ गलत हुआ रहेगा तभी अपन रिपोर्ट करेंगे या फिर अपन हमेशा रिपोर्ट करेंगे? तो बेटा कारों के अंदर हर 21 क्लॉज में रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। हर 21 क्लॉज में रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ठीक है ना? चाहे फेवरेबल रिमार्क हो तब कोई बात नहीं, आप फेवरेबल तरीके से रिपोर्ट कर दो, सब कुछ बराबर है। अगर अनफेवरेबल रिमार्क है तो आप अनफेवरेबल रिमार्क वहां पे मेंशन कर दो और साथ में रीजन बता दो। और अगर आप किसी क्लॉज में कमेंट नहीं कर पा रहे हो, ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो, तो आप बता दो कि दिस इज द रीजन एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, तो अगर आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो तो रिलायंस इज नॉट ए निधि कंपनी, तो सिंस रिलायंस इज नॉट ए निधि कंपनी तो क्लॉज 12 लगेगा ही नहीं। रिलायंस इज नॉट ए एनबीएफसी तो क्लॉज 16 लगेगा ही नहीं, तो वहां बता दो इट इज नॉट एप्लीकेबल। आप मान लो इन्फोसिस का ऑडिट कर रहे हो, अब आप देखोगे कि इन्फोसिस के बैलेंस शीट में, इन्फोसिस के ऑडिट रिपोर्ट में, कारो में ऑडिटर्स ने रिमार्क दिया है क्लॉज 2 में कि बिकॉज इन्फोसिस डज नॉट हैव इन्वेंट्री, कारो इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज वो कंपनी का नेचर वैसा है। तो रिपोर्टिंग तो बेटा 21 क्लॉजेस में मैंडेटरी है। फेवरेबल रिमार्क है तो फेवरेबल रिमार्क दे दो, अनफेवरेबल रिमार्क है तो अनफेवरेबल रिमार्क विद रीजन दे दो, और साथ ही साथ क्या करो, अगर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो बता दो क्लॉज एप्लीकेबल क्यों नहीं है। एंड द लास्ट डाउट कि सर पार्टिकुलरली ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या चक्कर है? तो बेटा देखना बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो और आपने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर किया है, तो कारो के क्लॉज 1 to 20 आप रिपोर्ट करोगे। क्या रिपोर्ट करोगे बेटा? क्लॉज 1 to 20 रिपोर्ट करोगे। क्लॉज 21 रिपोर्ट में नहीं आएगा, और वो जो क्लॉज 1 to 20 रिपोर्ट होएगा वो कहां होएगा? आप उसको एज ए सेपरेट एनेक्जर रिपोर्ट करोगे। तो वो जो पैराग्राफ है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, दैट इज लीगल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में आप रेफरेंस दे दोगे कारो के रिपोर्ट का, बट आप उसको रिपोर्टिंग एज अ सेपरेट एनेक्जर करोगे। लेकिन अगर आप
सीएफएस का ऑडिट कर रहे हो, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो, तो कारो का पूरा रिपोर्ट वहां एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे सिर्फ क्लॉज 21 आएगा। वहां पे क्या आएगा बेटा? सिर्फ क्लॉज 21 आएगा। अब क्लॉज 21 है क्या? क्लॉज 21 है क्या? क्लॉज 21 इज कि बेसिकली वो जो पूरा ग्रुप है, वो जो पूरा का पूरा ग्रुप है, क्या है? पूरा का पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में जितनी भी सब्सीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जितनी भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं, मैं उनके कारों के रिपोर्ट्स ऑब्टेन करता हूं। मैं कौन हूं? प्रिंसिपल ऑडिटर हूं। तो मैं क्या करता हूं? उनके कारों के रिपोर्ट्स ऑब्टेन करता हूं, और मैं ये देखता हूं कि उनके रिपोर्ट में कुछ एडवर्स कमेंट है क्या, कारों के अंदर कोई एडवर्स कमेंट है क्या। अगर उनके रिपोर्ट में कोई एडवर्स कमेंट है कारों में, तो सिर्फ वो एडवर्स कमेंट मैं क्लॉज 21 में डाल दूंगा। और अगर किसी भी कंपोनेंट के ऑडिटर के कारों के रिपोर्ट में कोई एडवर्स कमेंट नहीं है, तो मैं मेंशन कर दूंगा कि कोई एडवर्स कमेंट नहीं है, और सिर्फ क्लॉज 21 मेरे कारों के रिपोर्ट में जाएगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ क्लॉज 21 जाएगा, पूरा कारो नहीं जाएगा, तो एज अ सेपरेट एनेक्जर मेरे को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पे जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है, उसी के अंदर क्या कर दूंगा? क्लॉज 21 वहीं पे दिखा दूंगा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखना, ये रिलायंस का नाम, सबसे पहले मैं कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट ओपन कर रहा हूं। ये रिलायंस का कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। तो कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, मतलब कारों का रिपोर्टिंग एनेक्जर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लॉज 21 अपने को दिखाई देना चाहिए, और क्लॉज 21 अपने को दिखाई देना चाहिए इन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। ये रहा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स में 143 सबसेक्शन 3 का रिपोर्टिंग रहता है। 143 सबसेक्शन 3 का सारे रिपोर्टिंग के बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है। यहां पे स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है, स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है सिर्फ क्लॉज 21 का, विथ रिस्पेक्ट टू मैटर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 21। और लास्ट में देखिए क्या बोला हुआ है, देयर आर नो क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क्स बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स इन द कारो रिपोर्ट ऑफ द सेट कंपनीज इंक्लूडेड इन सीएफएस। अगर इनके एडवर्स कमेंट्स होते तो आप वो इनको इंक्लूड कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टैंड अलोन का रिपोर्ट। अब देखना यहां पे ये स्टैंड अलोन का रिपोर्ट है। हाँ, अब स्टैंड अलोन के रिपोर्ट में आप देखना बेटा, यहां पे जाना क्लॉज, यहां पे जाना वो पैराग्राफ के अंदर, यस ये रहा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो वही 143 सबसेक्शन 3 की कहानी आ गई पूरी की पूरी, पूरा 143 का कहानी खत्म हुआ। फिर पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, एज रिक्वायर्ड बाय कारो 20 इशूड बाय द सीजी अंडर 143(11) वे गिवन एनेक्चर बी। तो रेफरेंस दे दिया कारो की रिपोर्टिंग का, बिकॉज कारो का रिपोर्टिंग टेक्निकली यहीं आना चाहिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में, लेकिन रेफरेंस दे दिया कि इसका रिपोर्टिंग हम एनेक्चर बी में दे रहे हैं। और फिर एनेक्चर बी में जाइए, ये रहा एनेक्चर बी। तो यहां पे कारो का रिपोर्टिंग हो गया। अब देखना यहां कितने क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 से कहां तक है, क्लॉज 1 से 20 तक है। देखो क्लॉज 21 गायब है, क्लॉज 21 नहीं है। क्लॉज 21 कहां गया? वो कंसोलिडेटेड वाले रिपोर्ट में। समझ में आया? तो दिस वेर द फ्यू बेसिक डाउट्स दैट द स्टूडेंट्स वेर हैविंग अंडर कारो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब जैसे देखिए क्लॉज 12 देखिए, द कंपनी इज नॉट एन ईथी कंपनी हैंस रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 312 इज नॉट एप्लीकेबल। ये हो गया कि एप्लीकेबल नहीं है। तब फेवरेबल रिपोर्टिंग है तो फेवरेबल रिपोर्टिंग कर दीजिए। जैसे यहां पे देखिए क्लॉज 9 का रिपोर्टिंग हो रहा है, कंपनी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर, तो फेवरेबल रिपोर्टिंग हो गया। अब क्योंकि रिलायंस का ऑडिट है तो कुछ एडवर्स कमेंट वाला रिपोर्टिंग तो है ही नहीं, कुछ एडवर्स कमेंट वाला रिपोर्टिंग तो है ही नहीं। बस यहां पे आप फिर भी बोल सकते हो कि एक जगह थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ भाई एडवर्स कमेंट है, एडवर्स कमेंट भी नहीं है, बेसिकली डिस्क्लोजर है। कि आप देखना यहां पे क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 7 में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज है, जहां पे डिस्प्यूट्स का रिपोर्टिंग करना होता है, तो यहां रिलायंस वालों ने अपने कारों के रिपोर्ट में वो सारा उसका रिपोर्टिंग कर दिया कि कौन सा स्टैट्यूट है, कौन सा ड्यूज है, कितने अमाउंट का पेंडिंग है, कौन से पीरियड का है, कहां पेंडिंग है। तो आई होप यू गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग
पार्टिकुलरली कि वो किस तरीके से होती हैं चीजें, राइट। सो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे जो मुझे लगा स्टूडेंट्स के हैं, सो दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड विद यू ऑल। उम्मीद करता हूं बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ऐसे किसी और चैप्टर में आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक।